सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि जो हमारी अभी जो ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, उसके अलावा हम एक स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि वीकली एक जो स्पेशल क्लास होगी। और उस स्पेशल क्लास में हम लोग जो है एक विशेष जो आप कह सकते हैं कि विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और विशेष टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास, जो जिस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास रहा है, किस तरीके से जो भारत का जो संविधान बना है, उसमें किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगेगी और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जो भारत का संवैधानिक विकास है उसकी चर्चा को। तो जैसा आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश जो थे वो 1600 ईस्वी में भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। ठीक है, उनका आने का मोटिव क्या था? उनका आने का मोटिव था व्यापार करना। ठीक है, मेनली जो उनका मोटिव था वो व्यापार करना था। वो भारत से जो विदेशों में जो चीजें नहीं मिलती थी वो भारत से जो वो चीजों को वहां भेजते थे। ठीक है, और उनसे जो है बहुत ज्यादा आमदनी वो लोग कमाते थे। आपको पता है कि भारत जो मसालों में कैसे अग्रणी रहा है। ठीक है, और आप देखते हैं कि जो लगभग 1600 के आसपास वो लोग जो है भारत में आए हैं। ठीक है, तो वे जो थे वो महारानी आप कह सकते हो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की जो विस्तृत जो अधिकार उनको प्राप्त हुए थे। पहले जो इनके जो कार्य थे पहले व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे। और 1765 में इन्होंने बाद में जो है 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात जो राजस्व और दीवानी आप कह सकते हो जो न्याय के जो अधिकार थे उनको इन्होंने प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे किस तरीके से लोग आगे बढ़ते रहे, अपने इन्होंने किस तरीके से अपना दिमाग लगाया और भारत पे किस तरीके से जो है इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, और 1858 में जैसे आपको पता है कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह शुरू हुए थे, उसके बाद जो था वो 1858 में आप देखते हो कि जो ब्रिटिश जो ताज था, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने अपना जो उनका जो अधिकार था उनसे छीन के और जो अपने हाथों में उसका जो अधिकार ले लिया था। ठीक है, जो ये जो शासन था ब्रिटिश का वो 15 अगस्त 1947 जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक निर्बाध रूप से चलता रहा। ठीक है, बहुत सारे इस बीच में बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें जो घटनाएं थी वो घटित हुई। ठीक है, अभी हम फिलहाल जो संवैधानिक जो विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो चली जो भी गतिविधियां थी उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संवैधानिक विकास के बारे में जान लेते हैं चीजों को। ठीक है, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, 1964 में एम एन रॉय जो थे, कौन थे? एम एन रॉय, ये एम एन रॉय ये साम्यवादी जो आप कह सकते हो कि ये साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता इनको माना जाता है। ठीक है, इनके सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। ठीक है, और पूर्णता जो था अस्तित्व में आ गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था उसको पूर्णता लागू कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पूर्व में हुए ब्रिटिश शासन की हमारे संविधान व राजतंत्र पर जो है इसका गहरा असर पड़ा है। ठीक है, हमारे संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश
शासन से जो है ग्रहण की गई हैं, दूसरे देशों से भी ग्रहण की गई हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो इसके जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कंपनी का जो शासन था, ठीक है, जो कंपनी का जो शासन था, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था कब से कब तक रहा है, तो वो 1773 से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, तो हम जो है 1773 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था, तो अत्यधिक संवैधानिक इसका जो है महत्व देखने को मिलता है। भारत में ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ठीक है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो बंगाल जो गवर्नर थे, बंगाल का जो गवर्नर, आप कह सकते हो, जो बंगाल का जो गवर्नर जो थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी गवर्नर से वो गवर्नर जनरल कहलाने लगे। उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी। पहले गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बने थे। पहले गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा अधिनियम के अंतर्गत 1774 में, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट, जो आप देखोगे कि एक न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी, तो वो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में की गई। हम देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के थ्रू जो था उसका जो इसकी बात जो थी उसमें 1773 वाले उच्चतम न्यायालय की बात कही गई। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई, वो स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना 1774 में हुई थी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1774। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में, कलकत्ता में हुई थी। पहले इसको कलकत्ता ही कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के कोलकाता कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, यह 1784 में आया। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसकी विशेषताओं में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्यों को पृथक किया गया। जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इसके द्वारा राजनीतिक मामलों के प्रबंध के रूप में नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की सरकारें, सरकार कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि जो उसका नियंत्रण था वो अलग हाथों में था। यानी नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। तो यानी राजनीतिक मामले और प्रबंधकीय जो मामले थे वो अलग अलग कह सकते हो कि जो राजनीतिक मामले थे और जो वाणिज्यिक जो मामले थे वो अलग अलग कर दिए गए। अच्छा, इससे पहले निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी थी। ठीक है, इसके बाद जो एक चार्टर एक्ट आया 1793 में, और एक दूसरा जो चार्टर एक्ट था वो 1813 में आया।
तो ये कुछ खास नहीं है। इसके अलावा हम जो अगले चार्टर की बात करने वाले वो चार्टर था 1833 का। ठीक है, जो अगला जो चार्टर है चार्टर 1833, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं थी? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल पहले गवर्नर थे, फिर उनका नाम जो है गवर्नर, जो उनका जो पदवी थी वो गवर्नर जनरल कर दी गई। अब जो गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे सिर्फ, उनको गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना दिया गया। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? इसके अंतर्गत जो पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, पहली बार 1833 में, पहली बार। ठीक है, जो सिविल सेवक थे उन सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का जो अधिकार भी इसी कह सकते हो इसी चार्टर के थ्रू दिया गया था। अब हम बात करने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला जो है सन 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसकी क्या खास बात थी? तो भारत का जो ये चार्टर था ना, वो ये काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया। पहले प्रयास किया गया, अब इसके थ्रू जो था खुली प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ किया गया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था ना, वो केंद्रीय विधान परिषद में वो प्रारंभ किया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की आप कह सकते हो कि स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। तो ये इसकी जो थी वो खास बातें थी। अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से आप कह सकते हो कि जो जितना भी कह सकते हो जो भी सरकारी जो काम थे और जो भी उनका नियंत्रण था उनका हाथ से लेके, यानी 1857 के बाद जो विद्रोह में हुए घटनाओं के कारण 1858 में जो भी आप कह सकते हो जो घटनाएं हुई, तो उसको काफी संज्ञान में लेते हुए ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में सारा शासन की बागडोर ले ली। तो जो दूसरा पीरियड शुरू होता है वो 1858 से लेके 1947 तक का ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शुरू होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं 1858 से लेके 1947 के बारे में। 1858 से 1947 तक का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये जो था वो ब्रिटिश जो था ताज का शासन रहा, इसको ताज का शासन आप कह सकते हो। ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो था शासन चलने वाला था। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम।
आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? ओके। तो जो इसका जो निर्माण था वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही ने अपने पास रख ली, यानी अपने जो अपने राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताएं ये थी कि इसका जो शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद नाम था वो बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे पहले वायसराय थे भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। ठीक है, ठीक है। तो पहले जो वायसराय कौन बनाए गए? तो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय। ठीक है, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें जो था भारत के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो हमने अभी बात की थी पहले द्वैध शासन के बारे में, यहाँ पे जो द्वैध शासन था उस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब जो शासन था वो एक ही जगह पे रहने वाला था, वो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसी के अंतर्गत जो 1858 का जो शासन अधिनियम था उसमें इसके आप कहोगे कि जो सचिव का पद था इसमें सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। जो सचिव का जो पद था उसे शुरू मतलब जो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अब हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं की बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, यानी 1861 के भारत परिषद। के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अधिनियम भी लिख देता हूं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, 1892 के अधिनियम की उसके बाद हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। 1892 के अधिनियम। के अधिनियम, इसकी क्या विशेषताएं थी? तो हम देखते हैं कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बात करने या बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, तो इसकी एक खासियत ये है, आप उसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1909 के अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। चलो, तो इसकी क्या विशेषताएं थी? 1909 के अधिनियम की विशेषताओं में इसे मार्ले मिंटो
इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव जो थे वो थे, और भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है। केंद्रीय परिषद में जो जो केंद्रीय परिषद में इनकी जो संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई। ठीक है। केंद्रीय परिषद में जो संख्या थी वो सदस्यों की उसको 16 से 60 कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हुए हम लोग जो है वो, तो इसके साथ साथ हम इस अधिनियम में इस अधिनियम ने जो अभी हम बात करते हैं अधिनियम 1909 के, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है। इसमें सांप्रदायिकता की बात की गई थी। ठीक है। इसमें कहा गया कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 1919 का जो शासन अधिनियम था उसके बारे में। 1919 का अधिनियम। अच्छा, जो संवैधानिक विकास है ये, इसका हम जो चर्चा एक ही क्लास में करेंगे। शायद हो सकता है कि 50 मिनट तक की जो है 45 से 50 मिनट तक की ये वीडियो बनेगी, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस कानून को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। यह कानून क्रमिक रूप से 1919 में बना, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, और इसको जो लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 1921 में। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ठीक है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ये खास बात है, आप इसको चीजों को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट पर बहस करने के लिए राज्यों के जो बजट थे उनको अलग किया, और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ठीक है। तो ये रही 1919 के भारत शासन अधिनियम की बातें। अब भारत शासन अधिनियम 1919 को आप देखोगे कि इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसे हम साइमन आयोग कहते हैं। तो वो जो था वो 10 साल के बाद आना था, लेकिन वो 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है। कब आया? तो 1927 में आ गया था। तो हम साइमन आयोग के बारे में बात करेंगे। साइमन आयोग 1927। इसकी खास बात क्या थी? आपने देखा होगा साइमन आयोग के बारे में हम लोग जो है किताबों में काफी पढ़ते हैं। इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जो साइमन आयोग था, इसके जो सदस्य थे वो
जो थे सभी अंग्रेज थे, ठीक है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो ये आयोग जो है भारत आया था, इसको समीक्षा करनी थी 1919 के जो 1919 में जो 1919 का जो शासन जो अधिनियम था उसकी जो संवैधानिक जो आप कह सकते हो जो संवैधानिक जो चीजें थी उस पर डिस्कस करने के, उसकी समीक्षा करने के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। जो इसके जो सभी सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है। इसीलिए इसका इस आयोग का जो है इसका वो बहिष्कार किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा, क्योंकि उनका मानना यह था कि देश भारत हमारा है, हम इसके नागरिक हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है कि हम देश की जो भी संवैधानिक जो तंत्र है उस पर चर्चा करें, और उस पर जो चीज़ें जो हमें जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हमें खुद उस पर डिस्कस करने का, उस पर हमें कह सकते हो बहस करने का मौका मिलना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए जो है इसका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। 1930 में अपनी जो है इसने जो रिपोर्ट थी वो पेश की थी। इसने जो है द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की थी, ठीक है। जो चीजें कुछ समय पहले समाप्त की गई थी उन कुछ चीजों को शुरू फिर से किया गया था, तो ठीक है। इसके आधार पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि इसमें इसके विचार के लिए इसकी समीक्षा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सम्मेलन जो हुए, आपको पता है कि जो गांधी जी को खास तौर से आमंत्रित किया गया था इसके विचार के लिए, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। इसके बाद एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस जो समिति थी ना, इसकी सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके जो साइमन आयोग था उसका जो आप कह सकते हो जो उसकी भूमिका रही है, उसकी भूमिका भी काफी अंदर तक जो इसकी भूमिका जो है जुड़ी हुई रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, यानी सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? तो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए आप कह सकते हो जो प्रतिनिधित्व था वो एक योजना की घोषणा की। इसे ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं इसी को हम, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। इसको हम सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। तो इस अवार्ड ने मुसलमानों, सिख, ईसाई, आप कह सकते हैं यूरोपियनों, आंग्ल भारतीयों के साथ दलितों के लिए अलग निर्वाचन आप कह सकते हो कि अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। गांधी जी जो थे वो उस समय यरवदा जेल में बंद थे, ठीक है। वो यरवदा जेल में उस समय अनशन उन्होंने किया इसके खिलाफ, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो मानते थे और उनके साथ साथ जो उनके जितने भी अनुयायी थे, जितने प्रशंसक, सब यही मानते थे कि ये जो काम है ये ठीक नहीं है। इस तरीके से जो है आप जो है लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जो भारत के नागरिक हैं वो सभी एक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले जो कम्युनल जो अवार्ड था वो पहले आया, फिर उसके बाद 1932 में कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच जो था वो पूना पैक्ट हुआ, यानी पूना समझौता हुआ था इसी को लेकर के, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 का, वो बात करने वाले हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 1935।
यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां जो है शामिल हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। संघ सूची के इसमें 59 विषय, ठीक है, राज्य सूची के इसमें 54 विषय और संवर्ती सूची के इसमें 39 विषयों 36 विषयों को जो है रखा गया था। ठीक है, इसके आधार पर जो था वो केंद्र और जो इकाइयों में बंटवारा इसका किया गया था। ठीक है, आप कह सकते हो इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का जो शुभारंभ था वो किस अधिनियम के थ्रू हुआ, तो वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके थ्रू शुरू हुआ था। इसी के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप जानते हैं, जिसको आज हम उसको इसी समय जो है उसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में की गई थी। ठीक है, इसने 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुभारंभ की। जो विधानसभा और विधान परिषद के रूप में हम लोग जानते हैं ना, जैसे वो 6 राज्य कौन से थे, वो बंगाल था, आप कह सकते हो बंगाल, बम्बई, उसके अलावा असम, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत, जो 6 राज्य थे। ठीक है, तो ये रही आपकी जो है 1935 के जो अधिनियम था उसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो भारत का जो आप कह सकते हो जो भारत दो डोमिनियनों में बटा था, वो 14 और 15 अगस्त की रात को 2 पार्ट में विभाजित हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, तो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली की घोषणा 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंपने की बात कही गई। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की जो योजना है उसको पेश किया। इसे जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस योजना को मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। भारत का विभाजन 2 डोमिनियनों में किया गया, एक संप्रभु राष्ट्र भारत और दूसरा पाकिस्तान। जैसा मैंने आपको बताया, तो वायसराय का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का जो पद था वो सृजित किया गया। तो किसी भी देश का जो इसको जो है किसी भी देश का संविधान अपनाने की बात उस टाइम कही गई थी या अपना संविधान बनाने की बात कही गई थी। और भारतीय आप कह सकते हो जो भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि भारतीय रियासत चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो भारत में, या चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं थोपी जाएगी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो नए डोमिनियन जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल उसके बने थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय जो थे वो डोमिनियनों की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो ये रही आपकी जो संवैधानिक विकास की बातें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा इसके बारे में करेंगे। एक निर्वाचित आप कह सकते हो निर्वाचित जो संविधान के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। तीसरा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक
कब की गई थी? तो इसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। जो इसके अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और 11 दिसंबर को जब ये बैठक की गई तो जो परमानेंट जो अध्यक्ष बनाए गए, जो स्थायी सदस्य बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तभी से जो है आप कह सकते हो जो उसकी जो कार्रवाई है संविधान सभा की, वो कार्रवाई शुरू होती है, ठीक है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। पेश कब किया था उन्होंने? तो 13 दिसंबर 1900 जो है आप कह सकते हो 1946, 1946, ठीक है। तो जो नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में स्वीकृत हुआ था, वो 22 जनवरी 1947 को हुआ, ठीक है। और भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप था, फर्स्ट जो ड्राफ्ट था, वो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव, ठीक है। जो छठा क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है। संविधान कब स्वीकार किया गया? तो पूर्णतः जो था वो बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। जो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, यानी नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये 29 अगस्त 1947 में किया। इनके अलावा आप कह सकते हैं कि इनके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा जो 6 अन्य सदस्य भी थे, वो 6 अन्य सदस्य जो थे वो है N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा की जगह बाद में इनके स्थान पर N माधवन राव शामिल हुए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान बाद में इनकी जगह पर जो TT कृष्णामाचारी जो थे वो शामिल हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। ये था भारत का संवैधानिक विकास। इसी तरीके की और क्लासेस हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी जो ज्योग्राफी क्लास है वो भी चलती रहेगी, ठीक है। अभी हमने 7 चैप्टर पिछली क्लास में जो है कवर कराया। अब 8 चैप्टर के साथ हम लोग हाजिर होंगे फिर नई एक क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। और हमें ऐसे मोटिवेट करते रहिए। फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।